फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सीबीएसई सैम्पल पेपर 2022 फॉर क्लास 12th मैथमेटिक्स। ये टर्म 2 के लिए सीबीएसई ने लेटेस्ट रिलीज़ किया है। हम इसके सारे सवाल को अच्छे से देखेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे और सबके हम बेहतरीन सॉल्यूशन बनाएंगे। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आएगा। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें। थैंक यू। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx। तो नियम क्या कहता है कि जब ज़्यादा लॉगरिथम आए तो आप उसको t मान लीजिए। तो आपने क्या लिखा, लेट log x इक्वल्स टू t। अब इसका डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन मत कीजिए, पहले एक लाइन कर लीजिए। यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर बेस में क्या है, अगर आपके पास log a और b है और यह t होता है तो आपने यह पढ़ा होगा b इक्वल्स टू a टू दी पावर t हो जाता है। ये लॉगरिथम का फंक्शन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, बेस में e है, तो यह क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू e की पावर t। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e टू दी पावर t dt। अब इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या आ जाएगा। इस dx के बदले लिखा e टू दी पावर t dt। e टू दी पावर t को यहाँ रखा, dt को यहाँ रखा। अब हमारा यह फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा यह फंक्शन हो जाएगा t अपॉन 1 प्लस t का होल स्क्वायर। अब आप देखने की कोशिश कीजिए कि यह e की पावर t में आया है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि e की पावर t और ft और f डैश t, अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में आता है और हम इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं तो इसका आंसर आता है e की पावर t ft। तो हम क्या करते हैं, इसको उसी फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं, e की पावर t। यहाँ पर 1 प्लस t का होल स्क्वायर है तो इस t को t प्लस 1 और माइनस 1 कर देते हैं और इसको 1 प्लस t का होल स्क्वायर बना देते हैं। अब जब आप इसको अलग अलग कीजिएगा तो आपको क्या दिखेगा, यह दिखेगा e की पावर t प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा t प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस 1 t प्लस 1 द होल स्क्वायर और dt। इस t प्लस 1 से t प्लस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, e की पावर t, ये बचेगा 1 अपॉन t प्लस 1 और ये माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर dt। आपने क्या सीखा है, आपने सीखा है कि अगर 1/x हो उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, माइनस 1/x स्क्वायर होता है। तो यह 1/x के फॉर्म में है, इसका डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस 1/x स्क्वायर है। तो आप कह सकते हैं कि fx की वैल्यू हो, सॉरी ft की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन t प्लस 1, तो f डैश t की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन t प्लस 1 द होल स्क्वायर। तो यह फंक्शन आपका रिड्यूस हो जाएगा e टू दी पावर t ft प्लस f डैश t, यह माइनस होता है तो यह f डैश t आ जाएगा। f डैश t का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन t का होल स्क्वायर है तो प्लस दिस मच। तो यह फंक्शन रिड्यूस होकर आ जाएगा आपका e की पावर t ft प्लस c। और ft के बदले आपको क्या लिखा हुआ है, ft के बदले आपको लिखा हुआ है 1 अपॉन t प्लस 1। और आपने क्या माना था, t की वैल्यू क्या थी आपकी, log x थी, तो t प्लस 1 आंसर हो जाएगा e की पावर log x और यह हो जाएगा 1 अपॉन log x प्लस 1। तो जब भी e की पावर log x में होता है ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाती है, तो आंसर क्या बचेगा, x अपॉन 1 प्लस log x प्लस c। ये हो गया आपका पहला सवाल। इसके और में एक सवाल है sin 2x अपॉन 9 माइनस cos 4x। देखिएगा इस सवाल को हम कैसे लिखते हैं कि यहां पर है sin 2x, यह लिखा 3 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। याद रखिए जहां कहीं ऊपर में sin 2x हो वहां पर sin स्क्वायर या cos स्क्वायर को ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि sin स्क्वायर का डिफरेंशिएशन और cos स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इवेंचुअली sin 2x हो जाएगा।
देखिए हमने यहाँ पर लिखा लेट कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू टी। आपको पूरे स्टेप्स लिखने चाहिए। यहाँ से हो जाएगा 2 cos x, फिर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। आप इस बात को ऐसा भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस साइन 2x डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। हमारे पास साइन 2x डी एक्स है और हमने माइनस आ गया है तो हम उसको उधर भेज देते हैं। तो हमने क्या लिखा, साइन 2x डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। अब हमारे पास ये वाला फंक्शन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ये देखिए साइन 2x डी एक्स है, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी। तो सवाल क्या बना, माइनस डी टी अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स को आपने टी माना है तो टी का स्क्वायर। यह इंटीग्रेशन होता है डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है। अगर आपको याद हो कि इंटीग्रेशन इसका होता क्या है, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो आपको याद होगा कि इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो आपने क्या कहा, इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स टी बाई 3। अच्छा, टी आपने किसको माना था, टी आपने माना था कॉस स्क्वायर एक्स को, तो आपका आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स कॉस स्क्वायर एक्स बाय 3 और इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देंगे। दूसरा सवाल है डिफरेंशियल इक्वेशन का। कहता है डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 5। इस इक्वेशन की डिग्री और ऑर्डर निकालना है और उसका सम निकालना है। बेसिकली वो उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द सम ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर। तो ये देखिए यह डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, डी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स है। इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको लिख सकते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू 5। यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर ये सेकेंड ऑर्डर का है, तो इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी 2। डिफरेंशियल इक्वेशन अगर d3y बाई डी एक्स 3 रहता है तो इसका ऑर्डर 3, अगर dy बाई डी एक्स रहता है तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। तो यह कहलाता है ऑर्डर, यह सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, जो भी ऑर्डर होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, तो d2y बाई डी एक्स 2 इसकी हाईएस्ट पावर तो क्या है, अभी तो 1 है, कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता d2y बाई डी एक्स 2 और इसकी पावर 3 होती, तब हम क्या कहते हैं, इसकी जो डिग्री है 3 है, लेकिन अभी इसकी पावर कुछ नहीं है, तो इसका डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 1। तो हमें यह डिग्री प्लस ऑर्डर का सम पूछा था, तो आंसर हो जाएगा 2 + 1, ये हो जाएगा 3। तो आपका आंसर हो जाएगा 3। सम ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर इक्वल्स टू 3। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर सेशन पसंद आ रहा होगा तो इसको जरूर लाइक कर दें, ठीक है, अपने दोस्तों को जरूर बताएं। इस चैनल पर हमने बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस टर्म 1 के भी अपलोड किए थे, टर्म 2 के अपलोड कर दिए हैं। आप उनको जाइए, आप उनको चेकआउट कीजिए। उसमें हमने डिटेल डिस्कशन करी है, चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपको उसमें एनालिटिकली डिटेल्ड थ्योरी मिलेगी। ऐसी हल्की फुल्की थ्योरी नहीं और सवाल नहीं, आपको डिटेल्ड थ्योरी मिलेगी और फिर उस पर बहुत ही सुंदर सुंदर सवाल मिलेंगे जो आपके बोर्ड लेवल को तो आसान कर ही देंगे और साथ साथ आपके कंपटीशन को भी बहुत आसान कर देंगे। तो प्लीज़ अपने मित्रों को जरूर कह दें, अपने मित्रों को जरूर शेयर कर दें ये सारी बात। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वेक्टर से है। कहता है हमें क्या प्रूफ करना है, a प्लस बी का मॉड हमें क्या प्रूफ करना है 2 cos थीटा बाई 2। और क्या दे रखा है, a और b क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो वेक्टर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप लिख लीजिए कि अगर a डॉट a, अगर कोई दो वेक्टर है या a डॉट a या तो a कैप है, तो यह होता है मॉड a का होल स्क्वायर। बेसिकली रूल क्या होता है, a डॉट a अगर यहाँ पर कहीं है तो यह होता है मॉड a का होल स्क्वायर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वेक्टर के बहुत सारे सवाल, डॉट प्रोडक्ट के बहुत सारे सवाल आपको इससे बन जाएंगे। तो हमारे पास क्या है, मॉड a प्लस बी। अगर हमें यह लिखना हो, इसका होल स्क्वायर लिखना हो, तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी डॉट a प्लस बी। अभी आपने फार्मूला पढ़ा कि a डॉट a या मॉड a का होल स्क्वायर होता है। इसका रिवर्स करते हैं तो मॉड a का स्क्वायर a डॉट a। तो यह भी तो एक वेक्टर है ना, अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसी को 2 बार डॉट कर देंगे। यह भी एक वेक्टर है, इसी का होल स्क्वायर कर देंगे। तब आपके सामने क्या आ जाएगा, यहां पर देखिए मॉड a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, मॉड a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 2 cos
हमें ये प्रूफ करना है, मॉड ए प्लस बी की वैल्यू क्या प्रूफ करनी है, 2 cos थीटा बाई 2 हमें प्रूफ करना है। तो हमने क्या कहा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हमने ये लिखा। अब जब इसको जब खोलोगे तो आप यह क्या होगा, यह होगा ए डॉट ए का इससे डॉट होगा, फिर ए का इससे डॉट होगा, प्लस ए डॉट बी, फिर बी का इससे डॉट होगा, यह होगा बी डॉट ए, और बी का इससे डॉट होगा, यह होगा बी डॉट बी। अब आप इसको लिख सकते हैं, ए डॉट ए को क्या लिखिएगा, मॉड ए का होल स्क्वायर, ए डॉट बी को आप क्या लिखिएगा, मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा। उसी तरीके से इसको आप लिखिएगा मॉड बी मॉड ए और कॉस थीटा, और इसको लिखिएगा मॉड बी का होल स्क्वायर। आपको यह दे रखा है ए और बी यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो यह हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 इंटू कॉस थीटा, 1 इंटू कॉस थीटा, और मॉड बी का होल स्क्वायर 1। हर फार्मूला हमने क्या लगा है, ए डॉट ए मॉड ए का होल स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 और 1 2, तो यह रिड्यूस होकर आ जाएगा 2 cos थीटा प्लस cos थीटा, 2 प्लस 2 cos थीटा। यह एक cos थीटा हुआ, एक cos थीटा हुआ, दोनों ऐड हो जाएगा 2, यह आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा 1 प्लस cos थीटा, यहां पर देखिए इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। 1 प्लस cos 2 थीटा यह होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो अगर आपने इस एंगल को आधा कर दिया, एंगल को हाफ कर दिया, तो यहां पर भी जो रिजल्ट का एंगल है वह भी आधा हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, अगर आप इसको डबल कर देंगे तो एंगल डबल हो जाएगा। तो 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यह आपके पास क्या आ जाएगी, यह आ जाएगी 2 इंटू 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पर क्या चल रहा है, a प्लस बी का मॉड का होल स्क्वायर, a प्लस बी का मॉड का होल स्क्वायर, यहाँ कॉपी कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका a प्लस बी का मॉड का होल स्क्वायर। तो हमको चाहिए क्या, a प्लस बी का मॉड, तो हमने क्या कहा, a प्लस बी का मॉड यह हो जाएगा अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यह क्या हो जाएगा आपका 2 cos थीटा बाई 2। ये हमें प्रूफ करना था, इक्वल्स टू RHS। एक बात देखिएगा, पहले ये सवाल ना 4 नंबर में आते थे, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल हो गया है, आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना पड़ेगा। जो 2 और 3 नंबर के सवाल हैं वो सब 4 नंबर के सवाल जैसे ट्रीट होंगे, और जो 4 नंबर के सवाल हैं वो 6 नंबर के जैसे सवाल के ट्रीट होंगे। तो आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है कि एक लाइन दे रखी है, 3D का सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। कहता है इस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, डायरेक्शन रेशियो नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें डायरेक्शन रेशियो निकालना पड़ेगा। देखिए अगर कोई भी लाइन इस फॉर्म में होती है x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, और z माइनस z1 बाई सी, तो ए बी सी क्या होती है, ए बी सी इसकी DRs होती है। ठीक है, अच्छा अगर हमें क्या निकालना हो, अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो, अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो हम क्या करते हैं, पहले इसका सम निकालते हैं, पहले हम क्या करते हैं, इसका सम निकालते हैं, और फिर हम पहले क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालते हैं, और फिर हम कहानी बनाते हैं। तो अगर आपको DC लिखना हो तो आप क्या लिखिएगा, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और फिर c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये होता है डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फॉर्मूला। तो हमें लाइन को पहले इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। ये देखिए लाइन थोड़ा सा गड़बड़ है, तो हमने क्या लिखा, इसको हमने लिखा यहाँ पर माइनस कॉमन कर लीजिए, तो यह आएगा x माइनस 3 बाई माइनस 1। यहाँ पर 2 कॉमन कीजिए तो यह आएगा y माइनस 1 बाई 2 अपॉन 2, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसको लिखेंगे z माइनस 0 बाई 4, या यहाँ पर इसको फिर से लिखेंगे x माइनस 3 बाई माइनस 1। ये माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, इसको लिखिए y माइनस 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1, और ये हो जाएगा आपका z माइनस 0 बाई 4, z माइनस 0 बाई 4। अब जब आप इसको मिलाइएगा तो आपका DC तो मिल गया, सॉरी आपका DR तो मिल गया। आपका DR कितना आ गया,
आपका डीआर आ गया 114, आपका डीआर कितना आ गया 114। अब आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले ये निकालिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसका सम निकालते हैं। तो ये आ जाएगा आपका √18, इसको ठीक कर लीजिए, या 9 × 2, तो यह क्या आ जाएगा 3√2। तो आपको डायरेक्शन कोसाइन क्या लिखना है, ए क्या हो जाएगा 1/3√2, फिर 1/3√2 और फिर 4/3√2। ये हो गए आपके 2 नंबर का सवाल। अगला है, बैग कंटेन्स 1 रेड एंड 3 वाइट बॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इफ 2 balls are drawn at random from the bag 1 by 1 without replacement। क्या कह रहा है, विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहा है। ठीक है, कितने रेड हैं, 1 रेड हैं और 3 वाइट बॉल है। तो सबसे पहले रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4, 1 + 3, टोटल बॉल 4, रेड बॉल कितना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना होगा 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट कितना हो जाएगा 3/4। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा लेट द रैंडम वेरिएबल इज x। अब रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है, तो रेड बॉल की वैल्यू क्या हो सकती है, रैंडम वेरिएबल कुछ वैल्यूज टेक करता है, तो x कैन बी 1 रेड बॉल है, x या तो 0 रेड बॉल हो सकता है, जैसे हमने बॉल निकाला और एक भी रेड ना निकला, तो x की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, या हमने निकाला और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो रैंडम वेरिएबल कैन टेक 2 वैल्यूज 0 और 1। बॉल निकाला, हो सकता है रेड बॉल ना निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी 0, हो सकता है रेड बॉल निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी 1। तो हमें इसी की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, तो कैसे लिखते हैं, Px = 0। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने बॉल निकाला तो ना रेड बॉल निकला पहले बार में, ना दूसरे बार में रेड बॉल निकाला। कितने बॉल ड्रॉ करने हैं, 2 बॉल ड्रॉ करने हैं। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, एक बॉल ड्रॉ कर लिया, आप उसको रखेंगे नहीं तो फिर उसी में जाएगा। तो हमें पहली बार बॉल निकाला तो उसमें क्या निकला, रेड बॉल नहीं निकला, तो व्हाइट बॉल निकला, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4। अब बक्से में कितने बॉल हो गए, एक व्हाइट निकाल लिया आपने, तो अब बक्से में एक रेड बचे और कितने बचे, 2 व्हाइट बचे। फिर दूसरे चांस में हमें फिर क्या निकालना है, फिर व्हाइट बॉल ही निकालनी है, क्योंकि हमने क्या माना है x = 0। पहली बार में ना रेड निकला, दूसरी बार में भी रेड नहीं निकला। x = 0 कहने का मतलब ना तो पहली बार में रेड निकला तो दूसरी बार में रेड निकला, तो पहली बार रेड ना निकला मतलब व्हाइट निकला, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4। अब दूसरी बार क्या होगा कि अब एक बॉल कम हो जाएगा, तो यहाँ पर बॉल कितने हो जाएंगे 2 और ये 1, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/3। टोटल बॉल कितने हो जाएंगे 3 और रेड बॉल कितने हो जाएंगे 1 और व्हाइट बॉल कितने हो जाएंगे 2। तो हमें क्या निकालना है ये, तो अब इसको कट कर दीजिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1। Px = 0, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/2। ओके हैं, Px = 1। तो इस केस में क्या होगा कि पहला रेड निकलेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। अब कितने बॉल बचेंगे, अब बचेंगे 3 बॉल। तो अब दूसरा क्या निकलेगा, दूसरा वाइट निकलेगा, तो वाइट निकलने के लिए वाइट बॉल कितने थे 3 और ये बचेंगे 3। दूसरा केस क्या हो जाएगा, अब बचेगा 3/4, पहला रेड निकला, दूसरा वाइट निकला, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/3। तो जब आप इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 और ये आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा 1/4 + 1/4, तो आंसर आएगा 1/2। यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाकर लिख दीजिए, यहाँ पर लिखिए x, यहाँ पर लिखिए Px, तो यह 0, यह क्या हो जाएगा 1, या 0 या 1, दोनों केस में क्या हो जाएगा, यह 1/2 हो जाएगा और यह 1/2 हो जाएगा। तो आंसर विल बी 1/2 एंड 1/2। रखा है 2 cards are drawn at random from a pack of 52 cards without replacement. What is the probability of getting first card red and second card jack? क्या चाहिए अपने को, पहला कार्ड रेड चाहिए, दूसरा कार्ड
जैक चाहिए, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, पहला कार्ड रेड चाहिए तो रेड कार्ड होगा एंड जैक होगा। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, यह जो रेड कार्ड हो इसको आप ऐसा समझिए, यह रेड का जैक भी तो हो सकता है, तो इसको और अच्छे से इलोबरेट कर दीजिए, यह रेड का जैक पहला कार्ड, दूसरा कार्ड जैक, और यह रेड का जैक नहीं होगा, नॉन जैक कार्ड होगा, नॉन जैक कार्ड होगा, और ये दूसरा क्या हो जाएगा, जैक कार्ड हो जाएगा। तो रेड कार्ड कितने होते हैं 26, जैक कितने होते हैं 4, 2 रेड होंगे 2 ब्लैक होंगे, तो रेड का जैक कितना होगा 2, तो यह हो जाएगा 2/52। अब एक कार्ड निकल गया है तो कितने जैक बचे होंगे, 3 जैक बचे होंगे, तो यह क्या हो जाएगा 3/51। अच्छा, अगर नॉन जैक रेड की बात करेंगे तो कितने कार्ड हो जाएंगे 24/52। जैक कार्ड कितने होंगे 4/51। अब ये जो भी होगा इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर निकाल दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं सेक्शन बी। अब समय देखते जाइएगा, बहुत ज़्यादा समय लगा नहीं है, इसी हिसाब से आपको बनाना है। सेक्शन बी में सारे क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, 3 मार्क्स के होंगे। सेक्शन बी में सारे क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, 3 मार्क्स के होंगे। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारी हमने वीडियोस बना रखी है आपके लिए, देखिए और आपका इससे बहुत ही फ़ायदा होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम अपने टेलीग्राम का ग्रुप दे देते हैं, आप उससे जुड़ जाइए। जो कोई भी बात हो, उसमें कोई PDF हो, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हो, बहुत सारे मटेरियल हो, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। हमारे पास यह एक क्वेश्चन है x+1 x² + 1 × x। यह आपका पार्शियल फ्रैक्शन से संबंधित क्वेश्चन है, इर्रेशनल का होता है। यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन है जिसका फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है, तो आपकी किताब में लिखा हुआ है कि लिखना कैसे है, x+1 / x² + 1 × x। इसको लिखते हैं, इस टुकड़े के बदले लिखते हैं ax + b, नीचे में लिखेंगे x² + 1, और दूसरे टुकड़े के बदले लिखेंगे c + x। अब क्या करेंगे, कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो जब आप कंपेयर कीजिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो नीचे वाला कट जाएगा, फिर भी लिख लीजिए आप, यह आ जाएगा ax + b, इसके साथ यह x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, c यह x² + 1 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, और नीचे में आ जाएगा x² + 1 × x। तो जब आप इसको देखिएगा तो डिनोमिनेटर तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, x+1, यह आ जाएगा ax², यह आ जाएगा bx, यह आ जाएगा cx² + 1। हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, हमारे पास a, b और c हैं, 3 वेरिएबल हैं। हमको कंपेयर करके इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हम यहाँ पर जरा गौर से देखेंगे तो जो x का कोफिशिएंट है पहले वो दिख रहा है, वो निकाल लीजिए। x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर b है, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो b की वैल्यू तो आपकी कितनी निकल जाएगी, 1 निकल जाएगी। b की वैल्यू तो आपको 1 निकल जाएगी, आपको दिख रहा है। जब आपने कंपेयर किया, यहाँ x का कोफिशिएंट और b के कोफिशिएंट को कंपेयर किया, तो यहाँ b की वैल्यू आपको क्या निकल जाएगी, 1 निकल जाएगी। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म कितना है इसमें, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 1 है, यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म 1 है। इससे कोई बात बननी नहीं है, इससे कोई बात बननी नहीं है। यहाँ पर एक c होगा, c × x² + c होगा, सॉरी c छूट गया। तो अब यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टर्म आपका 1 है, कांस्टेंट टर्म आपका c है, तो यहाँ पर आपकी c की वैल्यू 1 निकल जाएगी। ये दोनों तो आसानी से निकल गया, a की वैल्यू 1 निकल गई, x का कोफिशिएंट, और c की वैल्यू 1 निकल गई। अब हमारे पास क्या बचता है, अब हमारे पास बचता है x² का कोफिशिएंट। यहाँ देखिए x² का a है, x² का c है, तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, a + c, और x² का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 0 समझ लीजिए, 0 × x² समझ लीजिए, तो यह हो जाएगा 0। c की वैल्यू कितनी है, 1 है, पुट कर दीजिए a + 1 = 0, तो a = -1। आपने तीनों की वैल्यू निकाल ली, आपने a, b और c की वैल्यू निकाल ली। आपकी b की वैल्यू 1 आ गई है, c की वैल्यू 1 आ गई है, और a की वैल्यू कितनी आ गई है, -1 आ गई है। तो अब आपका इंटीग्रेशन रिड्यूस होकर कैसा हो जाएगा,
आपका इंटीग्रेशन रिड्यूस होकर हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। ए की वैल्यू कितनी है -1 इंटू एक्स, बी की वैल्यू कितनी है +1, और यह क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, प्लस c की वैल्यू कितनी आई है, c की वैल्यू आई है आपकी 1, तो ये 1/x dx। आपके पास दो अलग अलग इंटीग्रेशन हो गए, आपके पास दो अलग अलग इंटीग्रेशन हो गए। जरा हम इसको अगर I1 और इसको I2 मान लें तो हम जरा इस I1 और I2 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -x + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी -x + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगी आपकी I1 की वैल्यू। अब यहां पर हम कुछ एजम्पशंस और लगाएंगे और इसकी वैल्यू देखेंगे। अगर इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं x स्क्वायर प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है 2x आता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है 2x आता है। इसको दो टुकड़े में तोड़ दीजिए, इसको लिखिए I1 -x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और +1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो आपने यह पढ़ा है कि अगर कोई फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में सेट है तो वह, अगर यह बात होती है f' अपॉन fx, तो जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो यह आता है ln ऑफ fx। कोई फंक्शन है और उसके ऊपर में डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है तो ln fx आ जाता है सीधा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2x आएगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन कैसा बनेगा I1 -1/2, इसका डिफरेंशिएशन अब ऊपर में आ गया तो इसको लिखेंगे ln एक्स स्क्वायर प्लस 1। और यह आपको याद होगा यह tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है, यह tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है। तो tan इनवर्स x प्लस c कर देते हैं अगर I1 माना है हमने तो। अच्छा I2 की वैल्यू देखते हैं, I2 बड़ा आसान है, ये 1/x है, 1/x का क्या होता है ln x प्लस c2 कर देते हैं। तो जब इंटीग्रेशन दोनों को मिला करके लिखेंगे तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2 ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस ln x, यहाँ मॉडुलस जरूर लगा दीजिएगा जहाँ भी ln लिखिए, और प्लस c, सारे को मिला करके लिख दिया। ये 3 नंबर का सवाल है, जनरली ये 4 में पूछा जाता था तो पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया तो आपको बनाना पड़ेगा। करते क्या है ऐसे सवालों में, एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर यहाँ पर जो फैक्टर नहीं होगा उसके लिए ax + b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये वाला टर्म, और दूसरा टर्म ये वाला टर्म c/x। जितने भी टुकड़े हैं, एक टुकड़ा दो टुकड़ा तो लिख दिया। फिर कंपेयर करेंगे, a b c की वैल्यू निकालेंगे। फिर यहाँ से हम देखेंगे हमारे फंक्शन में वैल्यू पुट करने के बाद फंक्शन कैसा बनता है। तो यह बन गया -x + 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको फर्दर स्प्लिट कर दिया हमने क्योंकि x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपको दिख जाएगा। माइनस को बाहर करके इसका डिफरेंशिएशन सेट कर दिया तो आपको ये वाला f' अपॉन fx मिल जाएगा। यह तो tan इनवर्स x का है और यह ln x का है। इस तरीके से आपका ये सवाल हो गया। अगला सवाल x dy/dx y माइनस साइन y/x, क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। कहते हैं इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जैसे ही आपको y/x एंगल में दिखा आपको पता चल गया कि यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन है यह किसका है, होमोजीनियस का है। यह डिफरेंशियल इक्वेशन किसका है, होमोजीनियस का है। तो आपको इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, होमोजीनियस का सॉल्यूशन करने के लिए क्या करते हैं, हम लिखते हैं y की वैल्यू vx के बराबर। क्या करते हैं, पुट, या आप इसको ना, अगर यह पूरा आपसे यह पूछे कि इसको फॉर्म में लिखना है, इसको फॉर्म में लिखना है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं dy/dx, इसको इधर भेज दीजिए, यह आ जाएगा y/x माइनस 1/x साइन y/x। तो आपने क्या कहना है, dy/dx, यहाँ पर एक साइन x छूट गया सादा, ये अपना x छूट गया, तो यह क्या हो जाएगा, यह x/x हो जाएगा, यह x/x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, जो भी x हैं वह किससे रिप्लेस हो गए हैं, y/x से। यानी बेसिकली इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, dy/dx ये हो जाएगा y/x माइनस साइन y/x। आप लिख सकते हैं दिस इज इन द फॉर्म ऑफ
dy by dx equals to g of y by x, यानी every x is replaced by y by x, so this is homogeneous, so this is homogeneous। यह बात आप लिख दीजिएगा, इसके भी 1 नंबर आते हैं होमोजीनियस प्रूफ करने के लिए। अब जैसे ही होमोजीनियस इक्वेशन आता है तो हम क्या करते हैं, y की वैल्यू vx डालते हैं, y की वैल्यू vx डालते हैं, होमोजीनियस का रूल होता है, डिफरेंशिएट कीजिए तो ये हो जाएगा dy बाई dx, या हो जाएगा v, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x, v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx, u इंटू v से कर दिया। तो इस वाले इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, dy बाई dx की वैल्यू आपने क्या लिखा, v प्लस x dv बाई dx, y बाई x की वैल्यू आपने क्या कही है, v है, तो हो जाएगा v माइनस साइन v माइनस साइन v। अब जरा ध्यान से देखेंगे, यह v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x dv बाई dx इक्वल्स टू माइनस साइन v। x को उधर ले जाइए तो यह आ जाएगा dv बाई साइन v, यह आ जाएगा dx बाई x, एक माइनस आ जाएगा। अब दोनों वेरिएबल एक तरफ सेपरेट हो गया, हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन निकाल देते हैं। यह हो जाएगा 1 बाई साइन v, 1 बाई साइन v क्या होता है, कोसेक v dv, और ये माइनस क्या हो जाएगा, dx बाई x। अगर आपको याद हो कोसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln कोसेक x माइनस कॉट x, ये हो जाएगा ln कोसेक x, v है तो v माइनस कॉट v, और ये क्या हो जाएगा, माइनस ln x, 1 बाई x का ln x। अगर दोनों तरफ ln आया है तो आंसर में ln c बोल दीजिए तो ज़्यादा आसान होगा, ln c बोल दीजिए तो ज़्यादा आसान होगा। अब सबको इकट्ठा कर दीजिए तो ये हो जाएगा ln कोसेक v माइनस कॉट v प्लस ये हो जाएगा ln मॉड x, ये बराबर क्या हो जाएगा, या तो ln c यहाँ पर करके दोनों को इक्वेट कर दीजिए, ये log m प्लस log n क्या हो जाएगा, log m इंटू n, log m इंटू n मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो यह क्या हो जाएगा, ln कोसेक v माइनस कॉट v इंटू x, ये बराबर क्या हो जाएगा, ln c, ln से ln कैंसिल आउट हो जाएगा तो यह आ जाएगा कोसेक v माइनस कॉट v इक्वल्स टू c इंटू x इक्वल्स टू c। अब जहां जहां v है, v को किससे रिप्लेस कर देंगे, y बाई x से रिप्लेस कर देंगे, और यह हो जाएगा हमारा जनरल सॉल्यूशन। दिस इज आवर जनरल सॉल्यूशन। अगला सवाल है, इफ a नॉट इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं दे रखी है, यह सवाल नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9। a डॉट b इक्वल्स टू a डॉट c और a क्रॉस b इक्वल्स टू a क्रॉस c। हमें क्या प्रूव करना है, b इक्वल्स टू c। एक कंडीशन दे रखी है, a नॉट इक्वल्स टू 0। तो जरा हम इस बात की चर्चा करते हैं कि पहले इस कंडीशन को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो आपने क्या कहा, a डॉट b माइनस a डॉट c इक्वल्स टू 0। इसको इधर ले आएंगे, इससे क्या होगा, a, अगर a को बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो आपने क्या कहा, a डॉट b माइनस c इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इससे कंडीशन क्या बनेगी, इधर a इक्वल्स टू 0, इधर a इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू 0 हो नहीं सकता है। जब किसी भी चीज का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि इनमें से कुछ 0 होगा, इनमें से कुछ 0 होगा, है ना, या तो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे या तो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो देखो a तो 0 हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि या तो b माइनस c 0 के बराबर होगा और a परपेंडिकुलर b माइनस c होगा। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि a डॉट b 0 होता है, तो इसका मतलब होता है या a या b में से कोई 0 होगा या a b के परपेंडिकुलर होगा। तो पहली वाली बात से हमने ये कंडीशन निकाल ली कि इधर b माइनस c इक्वल्स टू 0 या a परपेंडिकुलर b माइनस c।
डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी 0 होगा तो या तो दोनों परपेंडिकुलर होगा या ए 0 होगा या बी 0 होगा। तो ए तो 0 हो नहीं सकता है क्योंकि दे रखा है नॉट इक्वल्स टू 0, या तो यह 0 होगा या यह इसके परपेंडिकुलर होगा। अब आते हैं क्रॉस वाली कंडीशन से एक्सप्लॉइट करते हैं। तो यह हो जाएगा ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल्स टू 0। अब इससे क्या होगा, ए तो 0 आपका हो नहीं सकता है, ए तो 0 हो नहीं सकता, या तो b माइनस सी 0 होगा, इधर b माइनस सी विल बी 0। और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि अगर a क्रॉस b 0 होता है तो a b के क्या होता है, पैरेलल होता है। तो इसका यह मतलब हुआ a पैरेलल b माइनस सी, ये कंडीशन इससे बनी। a क्रॉस b में अगर दोनों चीज 0 होता है, या तो a 0 होगा या तो ये 0 होगा या ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा। a क्रॉस b की ये कहानी होती है। तो अब जरा देखिए b माइनस सी 0, b माइनस सी 0 कॉमन कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है a परपेंडिकुलर टू b माइनस सी और यहाँ पर a पैरेलल टू b माइनस सी। ये दोनों चीज एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्टरी है कि a कहता है यहाँ पर a परपेंडिकुलर है b माइनस सी के, यहाँ a पैरेलल है b माइनस सी के। तो इसमें ये बात गलत है। अगर एक ही चीज परपेंडिकुलर हो और एक ही चीज पैरेलल हो तो ये कंडीशन आपके लिए काम की नहीं है। तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट a cannot be perpendicular or parallel to b minus c. It cannot be perpendicular as well as parallel to b minus c. Hence b minus c equals to 0. तो this indicates that b equals to c. इस बात को आपको स्टेटमेंट में लिख देना है। a cannot be both parallel or perpendicular simultaneously. ठीक है, hence this condition will not valid, so b minus c will be 0 from here and there, so you can say that b equals to c. Question number 10, दो लाइन दे रखी है i plus j minus k plus s 2i plus j plus k, दूसरी लाइन है i plus j plus 2k और t 4i plus 2j plus 2k। कहता है इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो अगर हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो हमें थोड़ा चेक करना पड़ेगा क्या ये लाइन पैरेलल तो नहीं है। जरा इसको देखते हैं, ये 2 1 और 1, ये है 4 2 और 2। ये देखो अगर आपने कहा 2/4 1/2 और 1/2 तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, ये कंडीशन इक्वल मिल जाएगी। तो अगर b1/b2 या b1/b2 यहाँ क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, b1 b2 b3 और इसको बोलेंगे c1 c2 c3, अगर इन दोनों का रेशो इक्वल हो तो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। तो एक बात तो यह हमें मिल जाएगी कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो हमें क्या निकालनी है, पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होता है। ठीक है, तो समझ लीजिए कि हमने क्या कहा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला लिखते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला लिखते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1 क्रॉस, अब चूंकि दोनों लाइन पैरेलल है तो सिंपल b कर दीजिए, a2 माइनस a1 क्रॉस b, इसका मॉड्यूलस अपॉन b का मॉड्यूलस। तो जी आपका a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए ये वाली चीज हो जाएगी आपकी a2 माइनस a1। ये देखिए यहां पर यह a2 है, यह b2 है, यह a1 है, यह b1 है। तो अगर a2 माइनस a1 आप करते हैं, यहाँ बाहर में कर लेते हैं a2 माइनस a1, तो हो जाएगा i माइनस i, ये हो जाएगा 0i, j माइनस j, ये हो जाएगा 0j, और 2k माइनस k, तो 2 माइनस माइनस 1, ये हो जाएगा 3k, ये हो जाएगा 3k। a2 माइनस a1 की वैल्यू 3k हो गई, और b की जो वैल्यू होगी यह क्या हो जाएगी, जो इसमें दोनों में छोटा होना सिंपलेस्ट हो 2i प्लस j प्लस के, वो ले लीजिए 2i प्लस j प्लस के। शॉर्टेस्ट फॉर्म ले लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म जो सिंप्लीफाइड होकर रहता है। अब इस कंडीशन में लगा देते हैं, a2 माइनस a1 की वैल्यू तो कितनी आई है जी, ये आई है 3k क्रॉस b कितना है हमारा 2i प्लस j प्लस के, और मॉड्यूलस b क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, मॉडुलस b इतना हो जाएगा।
तो अब इसमें आप क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए डिटर्मिनेंट यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें डिटर्मिनेंट यूज करने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधा अगर ये i है, ये j है और ये k है तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी। k क्रॉस i क्या होगा, j, और k क्रॉस j क्या होगा, माइनस i, ठीक है, और k क्रॉस k तो 0 होगा। तो यहां पर आपका यह कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, k क्रॉस i क्या हो जाएगा, j, 3 इंटू 1 ये हो जाएगा 3, k क्रॉस j क्या हो जाएगा, माइनस i, तो ये इसको यहां पर लिख देते हैं माइनस i। k क्रॉस k 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये 4 5 6 रूट 6, यानी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा ये 6j माइनस 3i अपॉन रूट 6, इसका भी मॉडुलस। तो ऊपर वाले का मॉडुलस हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9, तो हो जाएगा 36 प्लस 9 अंडर रूट 45 अपॉन अंडर रूट 6। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके आंसर लिख सकते हैं। 9 5 या 45, तो 9 से 3 बाहर निकल जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3 रूट 5 अपॉन रूट 6 यूनिट। बोर्ड है, पूरा लिखना चाहिए आंसर के लिए। अब हम शुरू करेंगे सेक्शन सी। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा सेशन, इसको जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। इस पर और भी बहुत ही क्लासिक वीडियो हैं, अपलोडेड हैं, आप उसको जाकर चेकआउट कीजिए। आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिलेंगे, अप टू डेट वीडियो मिलेंगे, जो आपके जी में भी काम आएंगे, आपके बोर्ड में भी काम आएंगे, हर तरह के आपकी समस्या को दूर करेगी। चलिए अब आते हैं सेक्शन सी। ये बड़ा क्वेश्चन है, 4 मार्कर का होगा। ये दे रखा है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x का मॉड्यूलस, इसका इंटीग्रेशन करना है कहां से कहां तक, -1 से लेकर के 2 तक। देखिए ऐसे सवालों में होता क्या है, कठिन नहीं है, थोड़ा सा अगर आप देखने की कोशिश करें तो आप इसको फैक्टराइज कर लें तो आपकी बात बन जाएगी। अगर आप इसमें से x कॉमन लीजिएगा तो ये बनेगा x² माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। फर्दर आप इसको लिखिएगा तो जब आप इसका मिडल स्प्लिट कीजिएगा तो यह क्या आ जाएगा आपका x माइनस 1 और x माइनस 2, ये वाला टुकड़ा मिडल स्प्लिट हो गया। अब आप इसको वेवी कर्व बनाइएगा रफ में, यहां पर मत बनाइएगा। यहां देखिए x की वैल्यू 0 डालिए, x की वैल्यू 1 डालिए। क्या करते हैं, हर टर्म को 0 के बराबर करते हैं। x को 0 के बराबर करेंगे तो 0 आएगा, x को 1 के बराबर करेंगे तो 1 आएगा, x को 2 के बराबर करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी। अब आपको करना क्या है, साइन ऑल्टरनेट बिठाने हैं, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। आपको ये सारी बातें रफ में करनी है, ये बात। अब आपके पास फेयर में क्या कीजिएगा, यहां पर क्या दिखाइएगा, यहां पर आप ऐसे दिखाइएगा, यह जो इंटीग्रेशन है आप इसको -1 से लेकर 2 तक dx ऐसा लिख दीजिए। इसका दूसरा लाइन लिखिए -1 से 2 तक ऐसा लिख दीजिए, मॉडुलस लगा दीजिए। हल्के सवाल होते हैं, बड़े नंबर के सवाल होते हैं, ये आपको रफ में करना है। अब हम इसका इंटीग्रेशन खोलते हैं। ये -1 पहला होगा -1 से 0, दूसरी लिमिट होगी 0 से 1 और तीसरी लिमिट होगी 1 से 2। अब देखिए ये बताएगा आपको साइन, -1 से 0, शायद यहां -1 से 0 यहां पर आएगा, तो यह किसका साइन क्या है, नेगेटिव। तो इसकी वैल्यू क्या लिखिएगा आप, नेगेटिव x जो भी है x² माइनस 3x प्लस 2, या सीधा इसकी ही वैल्यू लिख दीजिए नेगेटिव, ये ज्यादा आसान रहेगा, अगली बार से वही लिखेंगे। अब 0 से 1, 0 से 1 में ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो बिल्कुल लिख दीजिए पॉजिटिव, x³ माइनस 3x² प्लस 2x dx, ये पॉजिटिव। 1 से 2, ये 1 से 2 में नेगेटिव आता है तो नेगेटिव लिख दीजिए इसको, x³ माइनस 3x² प्लस 2x dx। आपको मॉडुलस हटाना है, इसके अकॉर्डिंग साइन लगाना है। -1 से 0 में यह नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव लगा दीजिए, 0 से 1 में यह पॉजिटिव आ रहा है तो मॉडुलस हटा के, मॉडुलस हट गया, अब सिंपल सा इंटीग्रेशन हो जाएगा। यह आपका क्या हो जाएगा, इसमें पहले में तो माइनस तो हो जाएगा, माइनस बाहर कर देते हैं, यह आ जाएगा, या डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं। माइनस x³ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x4/4 माइनस 3 x² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x³ प्लस 2 x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2। लिमिट कहां से लगानी है, -1 से 0 तक।
ये प्लस था, इंटीग्रेशन को कॉपी कर दीजिए, बिल्कुल यही वाला इंटीग्रेशन है, x4/4 माइनस 3x³ 3 प्लस 2x²/2। ये माइनस है, फिर से इसको माइनस कर दीजिए, इसको कॉपी कर दीजिए इंटीग्रेशन को, x4/4 माइनस 3x³ 3 प्लस 2x²/2। ये इसकी लिमिट थी 1 से लेकर 2 तक, और इसकी लिमिट थी 0 से लेकर के 1 तक, और इसकी लिमिट थी 1 से लेकर के 2 तक। बस बात बन गई। यहाँ कुछ कट जाएगा, काट दीजिएगा, 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, हर जगह 3 से 3 और 3 से 3 और 2 से 2। आप पुट कर सकते हैं, या -1 0 पुट कीजिएगा तो सारा 0 आएगा, फिर -1 की पावर 4 तो ये आ जाएगा 1/4, -1 का क्यूब कीजिएगा तो यह क्या आएगा -1, और माइनस माइनस +1, -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये +1 का स्क्वायर। पहला ब्रैकेट आ जाएगा। दूसरा ब्रैकेट ये 1 डालिएगा तो आ जाएगा 1/4 -1 का क्यूब, ये 2 से 2 कटेगा तो 1 का स्क्वायर। 0 डालने पर तो यह पूरा का पूरा 0 आ जाएगा, माइनस ये तीसरा ब्रैकेट 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16/4 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 2 2 जा 4, यह 1, यह क्या डाला 2 डाला, यहाँ 1 डालेंगे तो हो जाएगा 1/4 -1 और +1। ब्रैकेट इसको सॉल्व कर लीजिए, आसानी से चीज़ें निकल जाएगी। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1/4, इसको तो पूरा कर देते हैं, 1/4 + 1 + 1, इसको ये -1 से 1 काट देते हैं तो ये 1/4 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 16/4 -4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा 1/4। सॉल्व करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं, जितनी भी चीज़ें आ रही हैं आराम से आप इसको सॉल्व करके पूरा आंसर लिखिएगा। अगला सवाल 12वां है। क्या है, हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना है। क्या है, y² = x + y = 2, और इसका जो एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा उसके बीच का रीजन निकालना है। तो एरिया अंडर कर्व में सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगी, फोटो बनानी पड़ेगी। तो देखिए ये पहला है पैराबोला, y² = x, ये आपका पैराबोला हो गया। अब दूसरी लाइन क्या है, x + y = 2, तो इस लाइन को ऐसा सीखिए, x/2 + y/2 = 1, तो x पर 2 कटेगा, y पर 2 कटेगा, तो ये जो लाइन कुछ ऐसे जाएगी, ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी, ये लाइन हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसके भीतर का एरिया चाहिए, पैराबोला के भीतर का और लाइन के भीतर का। तो मतलब हमें कौन सा एरिया चाहिए, हमें ये वाला एरिया चाहिए। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, 2 टुकड़ों में बना देते हैं, हमें ये वाला एरिया चाहिए। हमें यह पता लग गया है कि यह लाइन क्या है, यह पॉइंट होगा 2, 0। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखें, इसको हमने 2 पार्ट में बांट दिया है। ये वाला पार्ट रेड कलर से दिखाता हूं आपको, ये वाला पार्ट कर्व होगा और ये वाला पार्ट क्या होगा, लाइन होगा। तो जो कर्व होगा वह पैराबोला के साथ जाएगा और जो लाइन होगा वह लाइन के साथ जाएगा। तो हमें इस पार्ट का एरिया निकालना है और इस पार्ट का एरिया निकालना है और इसको सॉल्व कर देना है, दोनों को ऐड कर देना है। तो सबसे पहले हमको ये वाला पॉइंट, इंटीग्रेशन कहाँ से करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस पॉइंट तक, फिर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। तो हमें इसका x कोऑर्डिनेट चाहिए। कैसे निकालते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं लाइन को पैराबोला के साथ। तो जब लाइन को पैराबोला के साथ सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या है, y² = x, यहाँ पर क्या है, ये है y² = x, और यहाँ पर क्या है, y = 2 - x। तो यहाँ पर y² के बदले ये वाली y यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 - x का होल स्क्वायर। y की वैल्यू 2 - x है, 2 - x का होल स्क्वायर = x। तो सॉल्व कीजिएगा तो 4, ये x² और ये क्या आ जाएगा, -4x = x। सबको इकट्ठा कर लीजिए तो आपका क्वाड्रेटिक बन जाएगा, x² - 5x + 4 = 0। ठीक है, तो आपको इससे वैल्यू क्या आएगी, आपकी इसके वैल्यू क्या आएगी, आप कीजिएगा तो x - 1 और x - 4, x² - x - 4x + 4, ये बराबर 0 आएगा। तो यहाँ से पॉइंट क्या आएगा, x = 1 और x = 4। तो यह पॉइंट 4 तो हो नहीं सकता है क्योंकि इसके भीतर है, तो इसकी x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी।
इसकी एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यह 0,0 होगा या 0.1,0 होगा। इंटीग्रेशन करने के लिए हमें इस वाले पार्ट का करना पड़ेगा। तो यह एक्स एक्सिस के भीतर वाला बाउंडेड है, इधर सा होता तो उसका इंटीग्रेशन होता है एक्स डी वाई, इधर का होता है तो होता है वाई डी एक्स। तो वाई डी एक्स, यहाँ से अगर हम वाई की वैल्यू निकालेंगे, देखिए वाई स्क्वायर बराबर एक्स है तो वाई की वैल्यू रूट एक्स होगी, और यहाँ से एक्स प्लस वाई की वैल्यू 2 है तो यह आपकी क्या आ जाएगी, वाई बराबर 2 माइनस एक्स आ जाएगी। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई डी एक्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, प्लस वाई डी एक्स कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 2 तक। तो यहाँ y की वैल्यू क्या होगी, रूट एक्स डी एक्स 0 से 1, और यहाँ y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 माइनस एक्स डी एक्स 0 से 1। दो सामान्य से इंटीग्रेशन आ जाएंगे, जरा इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। रूट एक्स का क्या होता है, x की पावर 3/2 और यहाँ होता है 2/3। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन, 0 से 1 तक। इस 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x 0 से 1 तक। इसका क्या हो जाएगा, x का x²/2 0 से 1 तक, सॉरी ये 1 से 2 तक होगा, ये 1 से 2 तक, ये 1 से 2 तक, 1 से 2 तक, दो लिमिट है। अब आप आराम से वैल्यू पुट कर दीजिए, 2/3, 1 रखिएगा तो आंसर 1, 0 रखिएगा तो 0। फिर 2 को बाहर निकाल लीजिए, यह हो जाएगा 2 माइनस 1, एक्स के बदले 2, लोअर लिमिट 1। इस 1/2 को बाहर निकाल लीजिए, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, -1/2, ये 4 में से बन गया 3। तो इसको सॉल्व करके जो भी आंसर होगा 2/3, ये 2 माइनस 3/2 दैट इज +1/2। इसको सॉल्व करेंगे और हम इसका आंसर लिख देंगे। तो हो जाएगा 2 2 जा 4 + 3, तो ये हो जाएगा 7/6 स्क्वायर यूनिट। चूंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1 to 0। 1 to 0 से हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, कहाँ पर, इस प्लेन पर, x - 3y + 2z = 9। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपके एग्जामिनेशन में पक्का आएगा। फिर कहता है जब आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेना है तो फिर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। देखिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्या सीन होता है कि अगर ये आपका प्लेन होता है तो प्लेन का जो इक्वेशन होता है उसका जो ये वाला कोफिशिएंट होता है, जैसे देखिए यहाँ 1, यहाँ -3 और ये 2, ये इसके नॉर्मल होते हैं, ये इसके नॉर्मल होते हैं। ये प्लेन है, ये प्लेन का अगर नॉर्मल आप लिखिएगा तो ऐसे नॉर्मल बनाइएगा, प्लेन का नॉर्मल होता है। तो आपको पॉइंट कहाँ पर चाहिए, यहाँ कहीं पर पॉइंट चाहिए, आपको ये वाला पॉइंट चाहिए, ठीक है। और ये वाला फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो यह पॉइंट आपका दे रखा है 1 to 0 और ये वाला पॉइंट आपका चाहिए, ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका चाहिए। तो इसको हम ऐसे इलोबरेट करके बना सकते हैं, ये हमारा प्लेन है और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमने कह दिया और ये पॉइंट है 1, 2, 0। तो अगर प्लेन का इक्वेशन क्या दे रखा है, x - 3y + 2z = 9, तो जो प्लेन का नॉर्मल का dr होगा, बेसिकली प्लेन के नॉर्मल का dr होता है, यह हो जाएगा 1, -3, 2, 1, -3, 2। और यह प्लेन यहाँ पर परपेंडिकुलर है, यह लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का जो dr हो जाएगा यह हो जाएगा 1, -3, 2। तो आप इस लाइन का इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन ऑफ AB क्या हो जाएगा, x - x1 अपॉन इसका dr 1, y - y1 अपॉन इसका dr -3 और z - z1 अपॉन इसका dr 2। किसी भी लाइन का इक्वेशन होता है x - x1 उसका dr, तो इस लाइन का जो dr होगा, प्लेन का जो नॉर्मल होगा, प्लेन के जो नॉर्मल का dr होगा वही इस लाइन का dr होगा, और प्लेन के नॉर्मल का dr क्या होगा, 1, -3 और 2, तो इस लाइन का dr क्या होगा, 1, 2, 0, 1, -3, 2। अब इस पॉइंट का इक्वेशन, प्लेन का इक्वेशन,
लाइन पर यह पॉइंट है 1 2, 0, तो इसका इक्वेशन होगा x-1 अपॉन 1 y-2 अपॉन -3 z-, ठीक है। अगर हमने यह कहा कि यह हमारा प्लेन है, तो यह हमारी लाइन है, तो इस लाइन पर हम एक पॉइंट निकालते हैं। हम इस लाइन पर एक पॉइंट हम चाहते हैं b की वैल्यू निकाल पाए। तो हमें अगर किसी भी लाइन, हमारे पास एक लाइन है x-x1/a, y-y1/b और z-z1/c, इस पर अगर हमें कोई पॉइंट निकालना होता है तो हम इसको लैम्डा मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, x a इंटू लैम्डा प्लस x1, y b इंटू लैम्डा प्लस y1 और c इंटू लैम्डा प्लस z1, ये हमारे पास पॉइंट होता है। तो अगर आपको b की कोऑर्डिनेट निकालनी तो आपको आसानी से निकल जाएगी। आपने क्या कहना है, इस पॉइंट को लैम्डा मान लेना है। तो आपका कोऑर्डिनेट क्या निकल जाएगा, x इक्वल्स टू 1 इंटू लैम्डा प्लस 1, y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा -3 इंटू लैम्डा प्लस 2 और z कोऑर्डिनेट निकल जाएगा 2 इंटू लैम्डा प्लस 0। यह जो कोऑर्डिनेट होगा किस पॉइंट का होगा, b पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। यही आपके फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट होगा। लेकिन यह लैम्डा में है तो आपको पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो यह जो पॉइंट है यह प्लेन पर है। दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। दिस b इज ऑन द प्लेन, सो दिस विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। बस पुट कर दीजिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू लैम्डा प्लस 1, प्लेन क्या है x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 9। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू लैम्डा प्लस 1 माइनस 3, y की वैल्यू -3 लैम्डा प्लस 2 और z की वैल्यू 2 लैम्डा, दिस इक्वल्स टू 9। यहां से आपको लैम्डा निकल जाएगा। दिस विल गिव यू लैम्डा प्लस 1 प्लस 9 लैम्डा माइनस 6 प्लस 4 लैम्डा इक्वल्स टू 9। लैम्डा प्लस 9 लैम्डा 10 लैम्डा प्लस 14 लैम्डा, ये हो जाएगा 14 लैम्डा। ये उधर जाएगा 9 प्लस 6 क्या हो जाएगा 14 और ये क्या हो जाएगा 1, तो आपका क्या हो जाएगा -1। तो लैम्डा की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 13/14। लैम्डा की थोड़ी गंदी सी वैल्यू निकल रही है, कुछ कैलकुलेशन में एरर तो नहीं हो गया, चेकआउट कर लेते हैं हम लोग। कैलकुलेशन में एक एरर तो नहीं, ये 9 प्लस 6 15 हो गया है, मैंने 14 लिख दिया। 15 माइनस 1 तो ये 14 हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 14/14 1। जनरली आपको लैम्डा की वैल्यू ऐसी ही मिलती है। अगर कुछ आर्बिट्री सी गड़बड़ सी दिख रही तो एक बार चेकआउट कर लीजिए, हो सकता है कि वैल्यू गड़बड़ भी हो सकती है, लेकिन ठीक है, अब लैम्डा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना मिल जाएगा, लैम्डा प्लस 1 1 प्लस 1 2 -3 प्लस 2 -1 और 2 इंटू 1, दिस इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। एक पार्ट बन गया। अब कहता है इसका इससे डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए। डिस्टेंस आपको पता है क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो आपके पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये हो जाएगा कितना 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो हो जाएगा ये 1, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, 1 प्लस 9 प्लस 4 ये हो जाएगा अंडर रूट 14। ठीक है, डिस्टेंस पूछ रहा है तो यूनिट में लगा देंगे। बन गया सवाल। आखिरी सवाल केस बेस्ड है। कुछ डेटा दे रखा है, कहता है कि इंश्योरेंस कंपनी है और इसमें कुछ दे रखा है। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा इसको। यहां पर दे रखा है द company's stats show that the accident prone person will have an accident at some times with a fixed 1 year period of the probability 0.6। तो इसकी probability दे रखी है 0.6, okay, where the probability that is 0.2 for the person who is not accident prone। ठीक है, और इसकी probability दे रखी है 0.2। The company knows that the 20% of the population is accident prone। ठीक है, उसके बाद हमें इन सवालों का जवाब देना है। जरा देखिए, सबसे पहले हम कुछ केसेस मान लेते हैं। ये प्रोबेबिलिटी का सवाल, इसमें आपको केस मानना पड़ेगा। तो आपने कोई केस ले लिया, आपने क्या कहा कि हमने एक इवेंट ले लिया ए, एक इवेंट ले लिया ए। तो
इस इवेंट को कैसे लिखेंगे? द पॉलिसी होल्डर इज, जो भी दे रखा कॉपी कर दीजिए, एक्सीडेंट प्रोन, ठीक है, एक्सीडेंट प्रोन, ठीक है। एक A1 मान लीजिए इसको, और एक दूसरा A2 मान लीजिए। द पॉलिसी होल्डर लिख दीजिएगा, जो भी लिखा हुआ एकदम आप कॉपी कर दीजिए आराम से। द पॉलिसी होल्डर इज नॉट एक्सीडेंट प्रोन, ठीक है, ओके। और एक इवेंट मान लीजिए, क्या? एक इवेंट मान लीजिए E मान लीजिए, क्या कहता है? द न्यू पॉलिसी होल्डर हैज एन एक्सीडेंट विद इन ए ईयर ऑफ परचेजिंग द पॉलिसी। जो लाइन लिखी हुई है बस आपको वही लिखना है। आप देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पार्ट बी में लिखा हुआ है द न्यू पॉलिसी होल्डर हैज एन एक्सीडेंट विद इन अ ईयर ऑफ द परचेजिंग ए पॉलिसी। तो इसी को हमें क्या कर लेना है? अपना इवेंट ई बना लेना है। तो क्या हो जाएगा? द न्यू पॉलिसी होल्डर हैज एन एक्सीडेंट विद इन अ ईयर, ठीक है। अब आपको क्या करना है? ये सब बात जब लिखिएगा इसके आपको नंबर मिलेंगे। तो आपको पहला क्या बनाना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ए न्यू पॉलिसी होल्डर हैव एन एक्सीडेंट विद इन ए ईयर ऑफ द परचेजिंग पॉलिसी, ठीक है। तो मतलब क्या था? उसका 0.2 था, उसके 0.2 था क्या? उसकी एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी। तो यह क्या हो जाएगा? 0.2 इंटू, या परसेंट में कह रहा है तो आप इसको 20/100 लिखिए, 20/100 इंटू ये कितना दे रखा है? ये दे रखा है फिक्स्ड पीरियड के लिए कितना दे रखा है? 0.6 दे रखा है। तो ये हो जाएगा 6/10 प्लस होने की संभावना कितनी है? 20% है, 20% होने की संभावना है और एक्सीडेंट हुआ कितना? 6/10। तो ना होने की संभावना कितनी होगी? 80/100, 80/100। और दूसरी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? 2/10। ऐसा समझिए, यह कहता है 20% पॉपुलेशन इज एक्सीडेंट प्रोन। तो अगर 20% एक्सीडेंट प्रोन होंगे तो 80% लोग एक्सीडेंट प्रोन नहीं होंगे। तो 20% का मतलब 20/100 हो गया, और इसके एक्सीडेंट होने की संभावना कितनी है? 0.6 है, यानी 6/10 दे रखी है। और ये हो गए जो एक्सीडेंट प्रोन नहीं है, और उसके एक्सीडेंट होने की संभावना 0.2 है। यही हमको केस डिसाइड करना पड़ता है। द पॉलिसी होल्डर इज एक्सीडेंट प्रोन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? यह हो जाएगी कितनी? यह हो जाएगी 20/100 इसके होने की संभावना, और इसके नहीं होने की संभावना 80/100। तो ये इसको सॉल्व करके हमने पहला आंसर निकाल दिया। दूसरे पोर्शन में इसका आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्या कहता है? सपोज दैट द न्यू पॉलिसी होल्डर हैज एन एक्सीडेंट प्रोन विद इन अ ईयर ऑफ द, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी हैन एक्सीडेंट प्रोन? तो इसमें क्या लगेगा? बेस थ्योरम लगेगा। इसमें क्या लगेगा? बेस थ्योरम लगेगा, ठीक है। बेस थ्योरम कैसे लगेगा? तो कहता है कि हमें इसकी संभावना निकालनी है। तो बेस थ्योरम कहता है कि पहले इसको लिख दीजिए, ठीक है। अब टोटल को कॉपी कर दीजिए, 20/100 इंटू 6/10 प्लस 80/100 इंटू 2/10। दिस इज द बेस थ्योरम। बेस थ्योरम कहता है कि जिसकी संभावना होती है उसको ऊपर लिखिए और सारे केस को नीचे लिखिए। इसमें आपको लिखना पड़ेगा, आपको लिखना चाहिए कैसे? आपने क्या कहा है? PA1 इंटू PA/E1, सॉरी A1/E, और यहां पर क्या हो जाएगा? सिग्मा PA1, सिग्मा PA1 या PAI और PAI/EI। बेस थ्योरम का स्टेटमेंट है, आप इसको कॉपी कर दीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे और जो भी आंसर होगा आप लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, बहुत सारी चीजें इसमें कैंसिल आउट हो जाएंगी, और जो भी आंसर होगा आप इसको लिख देंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी।
अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप अपने मित्रों तक जरूर इसको पहुंचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। हम एकदम कॉन्सेप्चुअल वीडियो और हर टॉपिक की इलोबरेटेड वीडियो आपके लिए ला रहे हैं। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यहाँ नीचे में हम टेलीग्राम का वो लिंक दे देते हैं, आप उससे भी जुड़ जाइए। तो जो कोई भी PDF होगा या कोई भी इस टाइप की कोई सामग्री होगी जो आपके यूज़फुल होगी, आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। तब तक आपका दिन शुभ हो, पढ़ाई करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।